नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और उसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास स्टार्टिंग के जो 2 पेपर हैं उसका हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं और पूरा कोर्स आपको 8 पार्ट में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 3। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट दोनों जगह ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पार्ट नंबर 3। तो जहां पर हमने पिछले वाले में वीडियो में छोड़ा था उसके आगे हमारा जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में मैंने पिछले वाले में एक प्रश्न पूछा था, वो था हंटर कमीशन से रिलेटेड उसकी डेट। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं हंटर कमीशन। तो आपको जितने भी यहाँ पर कमीशन वगैरह आए हैं उनके संबंध में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो वो कब आया था वो याद रखना है। तो हंटर कमीशन आपका आया था 3 फरवरी 1882। तारीख आप भूल सकते हैं पर सन ना भूलिएगा, 1882। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है आप कहेंगे? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा क्या है पॉइंट जो और सभी कमीशन या विधेयक या समिति से इसे अलग बनाते हैं। तो इसमें प्रमुख विशेषता थी कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो भारतीयों को देने का सुझाव दिया गया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हंटर कमीशन की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो भारतीयों को देने का सुझाव जो है वो दिया गया था। फिर कमी भी हर चीज की कुछ ना कुछ होती है। तो कमी इसमें यह थी कि जो इससे पहले हमने क्लास में देखा था वुड का घोषणा पत्र, तो ऐसा बताया जाता है कि वुड का घोषणा पत्र जो है उसमें जो सारी बातें थी उसी को इन्होंने दोहराने का कार्य किया। मतलब कोई नवीनता इनके कमीशन में नहीं देखने को मिली, उसी को उसमें जो बातें थी सारी उसी को लगभग इन्होंने दोहराने का कार्य किया। ये इसकी आप कमी में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ एक प्रश्न हंटर कमीशन से आपसे यह भी पूछा जाता है कि हंटर कमीशन ने किस क्षेत्र में या कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली जो है वो लागू की जो कि वर्तमान में भी जो है वो चल रही है। तो आप क्या कहेंगे? अनुदान प्रणाली जो है आपका सही होगा। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे, यहां से लघु आएगा, अति लघु आएगा, बहुविकल्पी आएगा, सब आपका कवर हो जाएगा। समझ गए आप? याद कर लीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या है? गोखले विधेयक। मैं जितना 8 वीडियो में पढ़ा दूंगा अगर उसको आपने ढंग से पढ़ लिया, चीजें याद कर ली, तो ये मान के चलिए उसके बाहर से कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। कोई डेफिनेशन वगैरह आ सकती है पर बाकी इन सब पॉइंट से इसके बाहर से नहीं आएगा। गोखले विधेयक सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए किस सन में आया था। तो आप क्या कहेंगे? 1911। दूसरी चीज की तारीख भी आप याद रख सकते हैं, आप कहेंगे 16 मार्च 1911। पर तारीख में क्या होता है, बहुत सी तारीखें, बहुत से सन है, ज्यादा आप याद रखेंगे तो जो याद करने वाली चीजें वो भी भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सन अवश्य ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो मैं आपकी एक नॉर्मल सी जानकारी के लिए जो है वो लिख दे रहा हूँ, 16 मार्च 1911। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका कोई ऐसा खास अलग नाम नहीं था, परंतु जो जोड़ दिया गया था वो आपको ध्यान रखना है, वो है प्राथमिक शिक्षा को लेकर कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य को लेकर जोर दिया गया था और यह कहा गया था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वही प्राथमिक शिक्षा का संचालन कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कदम के रूप में गोखले विधेयक को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं। परंतु प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग आपसे पूछा जाए तो मैंने अभी आपको बताया हंटर कमीशन को कहते हैं। प्रथम की बात की जाए तब आपका हंटर कमीशन और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य के रूप में बात की जाए तब आप कहेंगे गोखले विधेयक। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या है? हर्टांग समिति। इसके अलावा
वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। उसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य ऐड हो जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि संख्या डीएलएड छात्रों की सेकंड सेमेस्टर की छात्रों की कम है, चतुर्थ सेमेस्टर की अधिक है, इसलिए उनकी संख्या आप सुबह और शाम के आधार पर 2 क्लासेस चल रही हैं। अगर यहाँ पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की भी संख्या थोड़ी अधिक हो तो क्लासेस उस अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। तो कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी को हेल्प मिले, सभी का भला हो। बात करते हैं हटांग समिति की। तो सबसे पहले सन पता होना चाहिए आपको, तो कब 1929 में जो है वो आया था। फिर अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, सर फिलिप या विलियम। ये दोनों आपको अलग अलग पुस्तकों में नाम देखने को मिलते हैं, तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, सर फिलिप या विलियम, और मेन नाम है इनका हर्टांग। तो इसी हर्टांग नाम पर इनका जो समिति है उसका नाम हर्टांग समिति नाम जो है वो पड़ा। हर्टांग समिति की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी 2 पॉइंट, एक था आपका अपव्यय और दूसरी चीज आपकी थी अवरोधन। बस पूरे हर्टांग समिति में सबसे महत्वपूर्ण यही 2 पॉइंट है। दोनों को मैं बता चुका हूं जब मैं वन लाइनर और एमसीक्यू करा रहा था, कि अपव्यय में क्या होता है कि बीच में ही जो बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे कहते नहीं कि खेती किसानी वाले जो बालक जिनके घर से आ रहे हैं, तो वो बीच में कहीं फसल पककर तैयार हो गई तो घर में जो उनके माता पिता होते हैं उसे खेत में लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती थी, तो उसको हम कहते हैं अपव्यय। अवरोधन की बात करें, अवरोध क्या होता है, किसी चीज में रुकावट पैदा करना, ये होता है। अगर इसी को विद्यालय के संदर्भ में बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, एक ही कक्षा में रुके रहते हैं बहुत से बालक, होता नहीं कि फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा से अगला साल आया फिर से फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फिर आपका फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये एक ही कक्षा में रुके रहते हैं, इसे हम कहते हैं अवरोधन। तो हर्टांग समिति के द्वारा अपव्यय और अवरोधन जो है इसको समाप्त करने को, इसको कम करने को लेकर जो है वो बल दिया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको पॉइंट एक ये भी याद रखना है, वो है आपका न्यूनतम अधिगम स्तर। ये एक ऐसा वर्ड है जो आप कहीं भी किसी भी समिति में लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, कोई समिति आपसे पूछी जाएगी, गोखले विधेयक हो गया, हटांग समिति, कुछ भी पूछी जाएगी, कुछ पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे होने चाहिए जो आप सब में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका न्यूनतम अधिगम स्तर है, सब में नहीं पर बहुत से उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है कि एक बच्चा जिसको न्यूनतम उतनी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग बात कर लें या समाज के अकॉर्डिंग बात कर लें, एक जीविकोपार्जन के लिए भी तो उपयोगी होती है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि एक क्लास में पेपर होते हैं तो 100% में 33% पासिंग मार्क रखा जाता है। ये 33% मार्क क्या है, ये दर्शाता है कि यदि आप उस कक्षा में 33% अंक ले आते हैं तो उसमें जितनी भी आपकी न्यूनतम लेवल की बात करें कि आपको उस क्लास में आना चाहिए, वो अगर आपको आता है तो आपको अगली कक्षा में जो है वो भेज दिया जाता है। यानी कि आपका जो मिनिमम लेवल है आप उसको टच कर पा रहे हैं कि नहीं उस क्लास में। अगर आप 33% से नीचे ला रहे हैं, फेल हो जाते हैं, तो नहीं भेजा जाता है, क्योंकि न्यूनतम अधिगम स्तर उस कक्षा के अकॉर्डिंग आपका नहीं है। वही न्यूनतम अधिगम स्तर एक नॉर्मल टीचिंग में भी आप कह सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर को बढ़ाना, ये भी आपका इसी में हर्टांग समिति में जो है वो आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे हर्टांग समिति हमारी तो किताब में बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा लिखा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, पर आपको क्या करना है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब पेपर देने जब जाएंगे तो सब दिमाग में खिचड़ी हो जाता है। आपके दिमाग में सॉलिड सॉलिड सारी चीजें होंगी, तो आप मेन उस पॉइंट को फोकस करते हुए स्टार्टिंग शुरू करेंगे और बाद में वही पॉइंट लिख सकते हैं किसी में भी, कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाना, या कह सकते हैं शिक्षा को प्रत्येक लेवल पर जो है वो पहुंचाना। इस टाइप के कुछ पॉइंट हैं जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन को समझिए, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन भारत कब आया, तो आप कहेंगे 1899 में जो है वो आया। और 1899 से लेकर के 1905 तक इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य आपको देखने को मिलते हैं, आपके कोर्स में भी यही है। लॉर्ड कर्जन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाश्चात्य या प्राच्य समर्थक में से किस में आते हैं, तो ये जो है वो एक पाश्चात्य संस्कृति जो है उसके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। पाश्चात्य और प्राच्य, मैंने सबसे पहले वाली क्लास में दोनों चीजों को क्लियर कर दिया था, कहां से वो विवाद उठा था उसको देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो आपने। तो पाश्चात्य संस्कृति जो है इसके समर्थक के रूप में ये जाने जाते थे। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था, वो था उच्च शिक्षा के संबंध में। इनके समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक जो है वो कार्य हुआ था, और वो कार्य क्या था, तो वो दो चीजें आई थी। एक सबसे पहले तो 1902 की बात करें तो आप क्या कहेंगे, तो विश्वविद्यालय आयोग। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं पूरा, विश्वविद्यालय। ये बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग आपका कब आया था। और दूसरी चीज 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये दो सन आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भारतीय, पूरा नाम यहां से भारतीय से स्टार्ट होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, चलिए एक में भारतीय लिख भी देते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछा जाए तो आप कहेंगे 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पूछा जाए तो आप कहेंगे 1904। पहले वाले में सॉरी 1902 और दूसरे वाले में 1904। अब देखिए एक चीज यहां पर आपको पता होना चाहिए अधिनियम से संबंधित। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में जो सीनेट है इसके सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी। बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, उससे आप समझ जाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या लिख सकते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए इन्होंने विशेष प्राथमिकता दी थी। आप इस भारतीय विश्वविद्यालय से समझ सकते हैं, विश्वविद्यालय ऑलरेडी आपका उच्च शिक्षा से ही संबंधित होता है। उसके साथ साथ यदि बात करें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, ये तो उच्च शिक्षा हमने जान लिया, अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तो सभी को, किंतु उच्च शिक्षा जो है वो गिने चुने जो लोग हैं उनको दी जाए। इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा तो सभी को दी जाए। ये जो समर्थक के रूप में अगर बात करें तो इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा तो सभी को दी जाए, परंतु जो उच्च शिक्षा है वो गिने चुने लोगों को जो है वो दी जाए। ये लॉर्ड कर्जन के अनुसार था। तो यहां से कैसे भी प्रश्न आएगा अति लघु लघु में आप क्या करेंगे, इन सब पॉइंट को समेट के एक साथ अपने अनुसार लिख सकते हैं। समझ गए आप इतनी बात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका क्या है, कोठारी आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर साल एक ना एक प्रश्न आपका अवश्य आता है, भले वो बहुविकल्पी में पूछा जाए, भले वो अति लघु में पूछा जाए, भले वो कहीं भी पूछा जाए। तो 1964 से लेकर के 66 सबसे पहले तो आपको ये सन याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखने की इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जो है वो जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और क्या कहेंगे आप, दूसरी बात आपको याद रखनी है इसके अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे डॉक्टर DS कोठारी। तो ये कोठारी नाम से ही इस आयोग का नाम भी पड़ा है कोठारी आयोग। डॉक्टर DS कोठारी से संबंधित एक प्रश्न और यह पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर DS कोठारी को जाना जाता है। किसके रूप में, विश्वविद्यालय, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। सारी जो भी मैं यहां पर पॉइंट बता रहा हूं, किसी को भी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये चीज नहीं पूछी जाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी छाट के यहाँ पर बता रहा हूँ। कोठारी आयोग अगर आप देखेंगे अपनी पुस्तकों में तो भर भर के वहां पर लिखा है, पर उसमें से भी मैं छाट के बता रहा हूँ। तो आप इसमें से आपको नहीं छाटना है कि मैं केवल राष्ट्रीय शिक्षा आयोग याद कर लूँ, केवल अध्यक्ष याद कर लूँ, सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। दूसरी चीज यहाँ से पूछी जाती है प्रश्न, वो है इसके सदस्य के रूप में। तो सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो कुल 17 जो है वो सदस्य थे। ये आपका जो SCERT की बुक है उसमें स्पष्ट तौर पर जो है वो दे रखा है, कुल 17 जो है वो सदस्य थे। अच्छा, कोठारी आयोग में आप चाहें तो तारीख भी याद रख सकते हैं 14 जुलाई, पर इतना आप डिटेल में ना याद रखिए, सनी याद रखिए, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको ऑलरेडी याद है वो तारीख भी याद रख सकता है।
अब कोठारी आयोग से जो सबसे लेटेस्ट में 2019 में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था इसके पंचमुखी कार्यक्रम से रिलेटेड कि पंचमुखी कार्यक्रम जो है कोठारी आयोग के क्या हैं। तो बस आपको 5 पॉइंट जो है वो एकदम रटे होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जाए। आपको कहेगा कि शिक्षा में या शिक्षा के माध्यम से कैसे उत्पादन में वृद्धि होगी, तो इसको समझिए जैसे कि आपने कभी देखा है कि ईंटा जो बनाया जाता है मिट्टी के साँचे में डालकर, तो कुछ इस प्रकार से उसमें मिट्टी भर दी जाती है। उसके बाद साइड साइड में जो मिट्टी रहती है उसको अलग गिरा दिया जाता है और उससे आप ईंटा जो है वो बना लेते हैं। अब ये सोचिए कि बाई चांस आपके जो शिक्षा है वो इतनी लेवल की आपने नहीं ग्रहण की है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं जो साइड में मिट्टी बच रही है उसको आप किनारे अलग करते रहे। आप सोच रहे हैं कि वो खराब है, और एक शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, जो बची हुई मिट्टी साइड से बार बार अलग हो रही है इसको दोबारा फिर से यूज कर लेगा, उसी अगली जो ईंटा जो है वो बनाएगा। कहने का मतलब है कि जब आपका जो शिक्षा का लेवल होता है वो उच्च होता है तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, और जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की उसका भी उपयोग आप उस कार्य में कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि होगी, पहला पॉइंट। दूसरा आप पंचमुखी कार्यक्रम में कहेंगे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। अब सामाजिक और राष्ट्रीय एकता तो सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, तो आपका दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा आपका पॉइंट है आधुनिकीकरण जो है उसमें तेजी। आप देख रहे हैं अन्य देश क्या है, बहुत तीव्र गति से जो है वो डेवलप हो रहे हैं, विकसित देश सब बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत हमारा एक विकासशील देश है, तो भारत जो विकासशील देश है उसको भी तो विकसित बनना है, तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण में तेजी भी जरूरी है। चौथा आप क्या कहेंगे पंचमुखी कार्यक्रम में, प्रजातंत्र जो है उसकी सुदृढ़ता। प्रजातंत्र जितना सुदृढ़ होगा कहीं ना कहीं एक राष्ट्र भी उतना ही अच्छा निकल के आएगा, वो भी आपका जरूरी है। और पांचवा और लास्ट पंचमुखी कार्यक्रम में हो जाएगा चरित्र का विकास। तो ये 5 कार्यक्रम हैं जिन्हें हम पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इनको एकदम रट के रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सारी चीजें मैं रब करता हूं, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सी चीजों से लिंक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले आप कहेंगे कब आई, तो कहेंगे 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सबसे पहला ये प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि इसमें ऐसी क्या संरचना है, ऐसा क्या पॉइंट है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। तो आप क्या कहेंगे, इसकी 10+2+3 की संरचना। 10 मतलब हाई स्कूल, +2 यानी कि इंटर, +3 यानी कि ग्रेजुएशन। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पैटर्न था उसे रखा गया था। अब दूसरा प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसे कितने खंडों में जो है वो विभाजित किया गया है। तो आप क्या कहेंगे, टोटल 12 खंडों में जो है वो विभाजित किया गया है। और अगर बात करें जो ये 12 खंड डिवीजन किया गया है, ये वैसे तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही कह सकते हैं, पर ज्यादा अगर डिफाइन करते हुए आप कहें तो 10+2 लेवल पर आपके 12 खंडों में डिवीजन जो है वो किया गया था। और 2+3 आपका जो आगे वाला था, इनको हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें देखते हैं, जिसमें हम कुल 23 खंडों में जो है वो विभाजन देखते हैं। या तो आप अलग अलग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 12 खंड और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 23 खंड, या तो आप 10+2 और 2+3 के लेवल पर भी याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यानी कि 2019 में प्रश्न आपका सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के कि नई शिक्षा नीति 1986 जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा है, प्रश्न में नई पूछा गया था तो उसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, उसमें 1986 वर्ड यूज किया गया था, यानी कि नई शिक्षा नीति 1986 करके जो है वो पूछा गया था, उसकी विशेषताएं और गुण। तो अब क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला तो मेन पॉइंट यही था इसमें कि शिक्षा को पहली बार इतना इसमें प्रायोरिटी या महत्व दिया गया था। उसमें जो भी सारी चीजें थी, उसकी शैक्षिक नीतियां थी, उनके क्रियान्वयन पर बल दिया गया था, उसमें कैसे सुधार हो शिक्षा में उस पर बल दिया गया था। तो ये आप एक विशेषता के तौर पर लिख सकते हैं। दूसरी आप विशेषता ये लिख सकते हैं जो मैंने 10+2+3 बताया कि नवीन शिक्षा नीति में एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की भी सिफारिश की गई थी, जिसके प्रत्येक भाग में स्वीकार जो है वो बाद में कर भी लिया गया था, जिसे हम एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना के तौर पर पॉइंट के आधार पर लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी
पाठ्यक्रम की रचना की भी बात की गई थी। एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जो प्रत्येक जगह, जैसे आप देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो होता है वो प्रत्येक जगह चलता है, उसी को लेकर भी यहाँ पर बात की गई थी कि जिससे पाठ्यक्रम जो है उसमें एक रूपता है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना हो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना हो। इस प्रकार से थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना की बात भी इसमें रखी गई थी। चौथी विशेषता पर आप ये कह सकते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया था कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। ऐसा ना किसी प्रकार का ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीजें हो। तो शैक्षिक अवसरों की समानता एक ऐसा आपकी हेडिंग है जो आप किसी भी आयोग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि शैक्षिक अवसरों के लिए समान अवसर मिले, परंतु जो भारतीय से संबंधित है उन्हीं में आप ये पॉइंट जो है वो रखेंगे, समानता पर बल। ये चौथा विशेषता हो गई। पांचवी और लास्ट विशेषता आप ये भी लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार की जो भागीदारी है उसको भी इसमें जोड़ा गया, क्योंकि 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है वो डाल दिया गया था। किसमें? समवर्ती सूची। एक आपकी राज्य सूची होती है, केंद्र सूची और होती है एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। तो आपका जब समवर्ती सूची में डाल दिया गया, उससे फर्क ये पड़ा कि केंद्र सरकार पहले से अधिक शिक्षा के जो प्रत्येक स्तर है उस पर उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयत्न करेगी, उसकी भागीदारी पहले से और ज्यादा जो है वो होगी, जिससे क्या होगा, शिक्षा में सुधार होगा। तो ये सब पॉइंट रटने वाले नहीं है, ये सब आपको अपने आप से समझ से जो है सारी चीजें समझनी। और अच्छा मैं पॉइंट कहूँ, छठा नंबर क्या लिख सकते हैं, तो व्यवसायिक शिक्षा पर आधारित कर सकते हैं कि शिक्षा ऐसी ना हो कि बच्चा पढ़ के रट के बैठा, आता तो उसे सब कुछ है और उसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं। महात्मा गांधी जी यही कहते थे, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, उनका मत था। तो आप व्यवसायिक शिक्षा को भी कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी को रोकने के लिए, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। और क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं, और पॉइंट आप सातवां ये भी लिख सकते हैं कि विभिन्न या उच्च शिक्षा में सुधार के लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और आप कैसे लिख सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रगति, आठवां पॉइंट, उसका मूल्यांकन जो है अच्छी तरीके से हो, उसके लिए इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात रखी गई थी कि इसके 5 साल बाद, यानी कि 1986 के जब 5 साल बाद जाएंगे तो 1992 आता है। तो शिक्षा नीति 1986 की ये भी विशेषता थी कि उसके विभिन्न जो पहलू थे उसके क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में भी की जाएगी। तो इसलिए आपकी 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी के जस्ट 5 साल बाद जो है वो आपकी आई थी, जो कि इसी से जो है वो जुड़ी हुई है। तो उससे जो भी कह सकते हैं इसमें कमी रह गई वो उसमें सुधार ली जाती हैं। तो इतना सब कुछ मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये आपका टॉपिक बहुत बड़ा है। आप देखेंगे अगर आप अपनी बुक में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें डिटेल में, पर आप अगर इतनी चीजें जानते हैं तो आप आसानी से यहाँ से प्रत्येक टाइप का प्रश्न जो है वो कर सकते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, देख लेते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, और उसके बाद जो बाकी आगे का पोर्शन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि अभी हमारा ये थर्ड पार्ट जो है वो चल रहा है। तो क्या देखते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो और आप डेली का डेली जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते चलें, और लगभग 20-25 मिनट 30 मिनट में जो है आपका एक पार्ट हो और पूरा कोर्स 8 पार्ट में जो है आपका खत्म हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 8 पार्ट के अलावा कहीं से भी आपका प्रश्न आए, प्रीवियस ईयर से लेकर के आगे आने वाले ईयर, सब कुछ इसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आपके लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है, आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इसी प्रकार आगे से आगे अच्छे से अच्छी चीजें लेकर आता रहूं और इसी प्रकार एग्जाम की आखिरी तारीख तक मैं आपके लिए जुटा रहा हूं। तो बात करते हैं चलिए अब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की। मैंने क्या बताया, जब 1986 में शिक्षा नीति आई तो उसमें क्या कहा गया, 5 साल बाद समीक्षा होगी। तो इसकी 5 साल बाद जो समीक्षा हुई वही ये रूप निकल कर आया था 1992 में, जिसे हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जो है वो जानते हैं। इतनी बात आप समझ गए कि कैसे ये आई है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन। पहले जो सारी चीजें थी उसी के एक्शन के रूप में उसमें बदलाव करते हुए थे आया था, तो आप क्या कहेंगे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में भी इसे जाना जाता है। दूसरी चीज मैंने खंड के रूप में बताई थी कि 23 खंडों में इसमें विभाजन जो है वो किया गया था।
अब ये 23 खंड आप वहीं पर जोड़ लीजिए 10+2+3 में 2+3 के तौर पर, या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आप कह सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह जो है वो सही है। अब इसमें क्या क्या चीजें सुधार की गई वो केवल और केवल पॉइंट आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें पॉइंट की, तो आप क्या कहेंगे कि जो +2 स्तर की शिक्षा थी, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे इंटर लेवल, क्योंकि 10+2+3 था, तो +2 स्तर की जो शिक्षा थी उसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उसे स्कूल शिक्षा जो है, स्कूल शिक्षा जो है उसके अंग के रूप में जो है वो स्वीकार जो है वो किया जाएगा। इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। तो +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और प्रत्येक जगह ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई भी हुई, आपने देखा भी। तो ये आपका पहला इसमें था पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा ये था कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर, यहां तक जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसको भी बढ़ाया जाए। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्चुअल में जो अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखी, इसी में बात हुई थी इसे लाने की, और क्या कुछ आया था वो हम इसके बाद बात करेंगे बाद में। पर हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसलिए जब आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखेंगे तो उसमें भी सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था, तो सारी चौक डस्टर, ये सारी मूलभूत सुविधाएं उसको मेन जो है वो लाने का प्रयास किया गया था। तो पहले तो आपका प्राथमिक स्तर था, पर जब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तब इसे उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाने के लिए जो है वो सिफारिश की गई। तीसरा आप क्या कहेंगे, इसी में पॉइंट ना कहकर स्टार बना देता हूं मैं। तो अगला आप पॉइंट इसी में ये कह सकते हैं कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। वैसे वो सारी चीजें आप ऊपर वाले पॉइंट से लिख सकते हो, थोड़ा अलग पॉइंट के अगर तौर पर बात करें तो आप ये कह सकते हैं निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है वो चलाया जाए। क्या चलाया जाए, राष्ट्रीय मिशन जो है वो चलाया जाए। ये बात की गई थी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए। सारी चीजें रफ कर देते हैं, कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर आप कह सकते हैं कि शिक्षा जो है उस पर जो व्यय है वो जो राष्ट्रीय आय है उसके 6% से अधिक होने को सुनिश्चित जो है वो किया गया। इसको मेन करने का रीजन क्या था, रीजन मेन ये था कि जो शिक्षा है उस पर जब ज्यादा पैसा खर्च होगा तो उसका स्तर बढ़ेगा। जैसे कि आप वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देख लीजिए, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देख लीजिए, उसमें भी यही चीज की गई है। अच्छा ये भी होता है जो ये परसेंटेज रखा जाता है एक्चुअल में ये एक लक्ष्य के तौर पर रखा जाता है, उतना पूरा नहीं होता है। अगर पूरा हो जाए तो शिक्षा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। ये तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। तो 6% जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था, या कह सकते हैं उससे अधिक होने को सुनिश्चित किया गया था। और लास्ट पॉइंट के तौर पर आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो संकल्प थे उनको और अधिक व्यापक किया गया था। जैसे आप क्या करते हैं, पहले कोई कार्य करते हैं थोड़ा सा छोटे लेवल पर करते हैं, कि जैसे यही है अगर 6% है तो पहले हम क्या करते हैं 4 से 5% रखते हैं। जब कुछ साल बीत जाते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि उसे 6% बढ़ा दें। वही चीज है कि कुछ और जो संकल्प थे उनको और अधिक व्यापक किया गया और कुछ को दृढ़ किया गया। दृढ़ मतलब कि पहले उस पर इतना वर्क नहीं हो रहा था, रखा तो गया पर वर्क नहीं हो रहा था, दृढ़ करने पर है मतलब मजबूती से उसे और ज्यादा जो है वो पालन किया जाए। ये सारी चीजें इसमें थी। तो आज के इस पार्ट में यहां तक पढ़ाएंगे हम। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं एक बार करके लाइन से बता देता हूं, जो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी उनसे रिलेटेड। कोठारी आयोग से आपका सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा गया था कि इसके अनुसार पंचमुखी कार्यक्रम जो है वो क्या है। और ये प्रश्न आपका अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है। एक तो आपका 2019 के प्रथम बार के पेपर में और दूसरा 2015 में पूछा गया। तो पंचमुखी कार्यक्रम मैंने आपको अच्छे से बता दिया। दूसरा प्रश्न आपका ये आया था प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, क्या आया था कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्वभौमिकरण हेतु जो हंटर कमीशन था, जो हंटर कमीशन था उसकी सिफारिशें जो है वो लिखिए। तो हंटर कमीशन मैंने आपको बताया कि 1882 में आया था, प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग था। प्रमुख विशेषता भी सारी चीजें बताई, कमी भी बताई, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बताया, सारी चीजें मैंने बताई। तो वही प्रश्न आपका 2016 में जो है वो आया था। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आपको लिखना है इसमें कि शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए भी छात्रों को तैयार करना, केवल ऐसा ना हो वही उद्देश्य रह जाए। प्राथमिक स्तर जो है उसको भी, या प्राथमिक शिक्षा उसको भी लेकर चलते रहें। उसके साथ साथ जो जनजाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, उनकी भी प्राथमिक शिक्षा का भार पूरी तरफ से
पूरी तरीके से अपने ऊपर ले लेना चाहिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा पर ही मुख्यतः जोर दिया गया था, पर अलग अलग लेवल पर। जनसाधारण की भी प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध हो, प्रसार हो, सुधार हो, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। अब बात करते हैं कल की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वुड का घोषणा पत्र, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। तो वुड से पूछा गया था कि वुड की घोषणा पत्र के दोष बताइए। तो दोष आप क्या लिखेंगे, मैंने बताया था कि भारतीय लोग इस उद्देश्य से शिक्षा लेने के लिए ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सकें, इसलिए शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। और शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य था वो तो नष्ट ही हो गया था, लोग केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। ये आपका 2015 में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए प्रीवियस ईयर में आपको सब सॉल्व करा चुका हूँ, वन लाइनर, एमसीक्यू, डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर की फास्ट रिवीजन तक मैं करा चुका हूँ। ये 2020 के लिए मैं फिर से लेटेस्ट करा रहा हूँ, जिसमें 2019 की भी चीजें आपकी शामिल हो रही हैं और कुछ अलग तरीके से भी शामिल हो रहा है। इससे पहले के वीडियो आपको देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगी। फिर भी यदि ना मिले तो फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं, बालाजी स्टडी अड्डा नेम से वहां पर आईडी है। और उसके साथ साथ कमेंट भी जो है आप कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको सभी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, जो कि आपका लॉर्ड कर्जन हमने अभी पढ़ा था, उसके संबंध में क्या पूछा गया था। तो लॉर्ड कर्जन के संबंध में पूछा गया था कि इनका योगदान भारतीय शिक्षा में बताइए। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन और उच्च शिक्षा को और ज्यादा ऊंचा उठाना, उसका स्तर ऊंचा उठाना, उसके संबंध में इन्होंने कार्य किया था। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक वृद्धि हुई थी। और जो सारे पॉइंट मैंने बताया उसको इसी के अंतर्गत आप हेडिंग के लिख सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अलग अलग लेवल पर कि प्रशिक्षण, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, अध्यापकों को कृषि आधारित शिक्षा प्रदान की जाए, पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के अलावा कृषि को भी शिक्षा दी जाए। कृषि पर थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा जोर दिया था प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें। और जो मातृभाषा है उसको भी इन्होंने जोर देते हुए कहा था कि उसको माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए, वो भी इन्होंने जो है वो कहा था। तो ये सब पॉइंट इसमें जो है वो हो जाएंगे। तो ये चीजें तो बहुत डिटेल में है, पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रिवीजन के तौर पर सारी चीजें आपको करा रहा हूँ। डिटेल में आपको पढ़ना है तो शिक्षा के क्रम से नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी टॉपिक पर सिंगल वीडियो बना हुआ है, वहां से आप बहुत ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। पर कोशिश यही कीजिए कि मेन सॉलिड पॉइंट याद रखिए। लिख आप पेपर में उतने में उतना ज्यादा तो लिख के आते नहीं है, लिखेंगे आप सारी चीजें गिनी चुनी चीजें, क्योंकि इतना जो पेपर होता है समय आपको वही निश्चित मिलता है। तो चलिए आप बात करते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो मैं अगले वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, यानी कि अगला वाला जो क्लास होगी उसमें पार्ट में जो है वो पढ़ाऊंगा, और वो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका सन आपको बताना है कि कब जो है ये आया था। ऑप्शन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप इजी तरीके से इसे बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एमसीक्यू कराए थे वहां पर बताया भी था। तो इस कब आया था, वीडियो के मेन कमेंट में इसका ईयर जो है वो सभी लोग बताइएगा। और इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो सभी लोग लाइव आकर अपनी मौजूदगी अवश्य दर्ज कराइएगा। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही आपको पढ़ने में मजा आएगी, मुझे भी पढ़ने में मजा आएगी। तो कोशिश कीजिए लाइव आइए, समय जब आपको पता है दोपहर के 3 बजे, तो कोशिश कीजिए इसी समय वीडियो को देखिए। बाकी फिर आपको अगर समय ना हो तो जब आपको समय तब आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।